हिस्ट्री की क्लास चल रही है, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं एंड टारगेट इज फॉर 50 डेज, जिसमें से 2 दिन बीत चुके हैं। इन 2 दिनों में हमने क्या जाना कि जब एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत हुई तो उसके सोर्सेज या उसके स्रोत क्या थे। सबसे पहले हमने जाना उसका पहला स्रोत है धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में हमने वेदों के बारे में जाना, वेदांगों के बारे में जाना, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में जाना, और अब जो आज हम बात करने वाले हैं वो है स्मृति ग्रंथ के बारे में। ठीक है, जिस तरह से हमने ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जाना था कि ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं और मैंने याद करने का तरीका बताया था, उसे हम याद करेंगे एक से, ऐत्रेय और कौशिक की, है ना। इस तरह से जैसे अगर आपसे पूछ रहे अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, गोपथ, ये गोपथ किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद। तो इस तरह के छोटे छोटे सवाल अपने मन में रखें और खुद से बातें करने की कोशिश करें तो बेहतर समझ में आएगा और बेहतर तरीके से याद रहेगा, क्योंकि एमपीपीएससी फैक्चुअल होता है, इसमें ज्यादातर सवाल फैक्ट पे ही आते हैं जो इसका प्रीलिम्स होता है। चलिए, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे स्मृति ग्रंथों के बारे में। अच्छा, अगर मैं स्मृति ग्रंथों की बात करूं तो स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति को सबसे प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ माना जाता है, सबसे पुराना ग्रंथ। See, it is the oldest स्मृति, it is the oldest स्मृति स्क्रिप्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल अगर पूछा जाता है कि मनुस्मृति किस युग के बारे में जानकारी देता है, तो ये शुंग काल से संबंधित है या उस युग के बारे में जानकारी देता है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जब हम आगे पढ़ेंगे तो बताएंगे। तो मनुस्मृति जो है ये शुंग काल के संबंध में जानकारी देता है, और दूसरा है नारद स्मृति। 2 ही स्मृतियां तो बहुत हैं, स्मृति ग्रंथ बहुत हैं, पर जो इंपॉर्टेंट है उसमें हम लोग मनुस्मृति को और नारद स्मृति को रखते हैं। तो मनुस्मृति से हमें शुंग काल की जानकारी मिलती है और नारद स्मृति से, अच्छा ये कहा जाता था कि जो नारद मुनि थे, एग्जैक्टली तो ऐसा सच है नहीं है, मान्यताएं ही हैं कि नारद मुनि यहाँ की बातें वहाँ करते थे, मतलब गुप्त बातों को बता दिया करते थे। तो ऐसा हम सोच सकते हैं कि नारद स्मृति, नारद जी गुप्त बातों को बता दिया करते थे। तो नारद स्मृति का संबंध जो है वो गुप्त काल से है। ठीक है, तो नारद स्मृति गुप्त युग की जानकारी देता है। चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात करेंगे हम लोग। तो अब हमें क्या समझ में आया कि स्मृति ग्रंथ 2 तरह के होते हैं। मनुस्मृति, मतलब होते तो कई तरह के हैं, लेकिन हमें जानना है स्मृति ग्रंथों में जो हमें जानकारियां देते हैं, जो स्रोतों में आते हैं धर्म ग्रंथ में। तो स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति और नारद स्मृति का महत्व अधिक है। मनुस्मृति सबसे ओल्डेस्ट है, सबसे पुराना है, यह हमें शुंग काल के बारे में जानकारी देता है, और नारद स्मृति हमें गुप्त काल के बारे में जानकारी देता है। यहाँ पे ब्राह्मण ग्रंथ समाप्त होते, मतलब यहाँ पे वैदिक जो जितने वैदिक साहित्य थे वो समाप्त होते हैं। अब वैदिक साहित्य के बाद स्थान जो आता है वो ब्राह्मणेतर ग्रंथ का है, जो उसके बाद आए, जिसमें आपके 2 साहित्य प्रमुख हैं, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। अगर पूछा जाता है बौद्ध साहित्य के बारे में आप क्या जानते हैं, तो बौद्ध साहित्य के सबसे इंपॉर्टेंट, बौद्ध साहित्य में जातक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। इन जातक देयर आर स्टोरीज ऑफ द प्रीनेटल ऑफ गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां इसमें वर्णित हैं। अब इसकी जानकारी कहां से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है त्रिपिटक से। इसका ही बहुत महत्व है। बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक में विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, ये तरीके थे। इसके बारे में जब बौद्ध साहित्य पढ़ाऊंगा कि जो उनमें धर्म में शामिल होंगे उसमें नियम क्या होंगे, है ना, संघ से संबंधित नियम क्या होंगे, उसको कैसे पालन करना होगा, उसके लिए त्रिपिटक के बारे में बताया गया है। तो बौद्ध साहित्य में जातक में क्या दिया हुआ है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित हैं। और त्रिपिटक का मतलब हुआ विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, जो पाली भाषा में लिखे गए। ये भी आसान भाषा थी। पाली, प्राकृत, ये भाषाओं के हैं जो हम पुरानी भाषाएं देखते हैं। तो हमने जैसे पहले बताया था कुछ भाषाएं संस्कृत हैं, तो त्रिपिटक को पाली भाषा में लिखा गया है। अच्छा, बुद्ध साहित्य में अगर देखा जाए महायान और हीनयान, इसकी 2 शाखाएं थी। ये जो हम डिटेल चर्चा करेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में, इनके बारे में बताऊंगा। यहां पे हम ये जानते हैं महायान और हीनयान, इनकी 2 शाखाएं थीं, और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ जो है वो है कथावस्तु। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। इसका 2 शाखाएं बट गई थी।
तो क्या जाना हमने? बौद्ध साहित्य के बारे में। जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानियों के बारे में दिया गया है, ठीक है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक के बारे में बताता है, जिसकी भाषा पाली है। और इसके अलावा बौद्ध साहित्य की 2 शाखाएं थी, महायान और हीनयान, और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ है कथावस्तु। सिंपल है। अब आगे की बात करते हैं जैन साहित्य की। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, जिसके 12 भाग या अंग हैं, ठीक है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। इसके 2 प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से कहे जाएंगे? एक है भगवती सूत्र और एक है कल्प सूत्र। कल्प से कुछ कुछ याद आ रहा होगा, हम लोगों ने व्याकरण, हम लोग जब वेदांगों की बात करते थे, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, तो यहां पे एक सूत्र है कल्प सूत्र। सवाल ये आता है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे पता चलता है? कल्प सूत्र से पता चलता है। कल्प सूत्र किसके बारे में जानकारी देता है? जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में जानकारी देता है। और इसके भगवती सूत्र से क्या पता चलता है? महावीर का जीवन चरित्र। ऐसे ही कथावस्तु से ये भी ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र पता चलता है। गौतम बुद्ध का जीवन चरित्र पता चलता है। तो जैन धर्म को आगम कहा जाता है, ठीक है। जैन धर्म में 2 प्रमुख ग्रंथ है, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। भगवती सूत्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है? महावीर का जीवन चरित्र। और कल्प सूत्र से हमें जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास का पता चलता है। यहां पे आपके स्रोतों में धर्म ग्रंथों के बारे में जो बात है वो खत्म होती है, ठीक है। धर्म ग्रंथों की बात यहां पे खत्म होती है। अब आते हैं आपके ऐतिहासिक ग्रंथ। हमने देख लिया कि धर्म ग्रंथों में हमने सबसे पहले वेदों के बारे में, वेदांगों के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, स्मृति ग्रंथ के बारे में और ब्राह्मणेतर ग्रंथों के बारे में, साहित्य के बारे में देख लिया। मतलब वैदिक और अवैदिक साहित्य हमने दोनों देख लिया। ऐतिहासिक ग्रंथ में किताबों के बारे में दिया है। जैसे सबसे पहली किताब अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमी नहीं है, ये उस समय के राजनीति की जानकारी देती थी, जिसको लिखा था चाणक्य ने, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त भी था और इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। तो ऐतिहासिक ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण अर्थशास्त्र को माना गया। अर्थशास्त्र किस युग की जानकारी देता है? ये मौर्य काल की जानकारी देता है। मौर्य काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी देता है कि उस समय राजनीतिक जीवन कैसा था, समाज कैसा था, धन अर्जित करने के क्या साधन थे। सो इट इज गिविंग द इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड्स अबाउट द मौर्यन पीरियड। कहां से मिलती है? अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र को 15 अधिकरणों और 180 प्रकरणों में विभाजित किया गया है। मीन्स इन अर्थशास्त्र देयर आर 15 पार्ट्स एंड 180 चैप्टर्स। 15 भाग में बांट दिया गया। वो पढ़ते हैं हम लोग वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, उसमें कितने चैप्टर, वॉल्यूम 1 में 10 चैप्टर हैं, वॉल्यूम 2 में इतने चैप्टर हैं। तो वैसे ही 15 अधिकरण 15 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 15 है और उसमें 180 चैप्टर्स हैं। इसकी भाषा संस्कृत है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र में मौर्य काल की जानकारी मिलती है। इसमें 15 अधिकरण और 180 प्रकरण हैं और भाषा थी संस्कृत। दूसरी जो किताब है इंपॉर्टेंट, वो है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक माना जाता है कल्हड़ को। ये राजतरंगिणी संस्कृत की पहली पुस्तक है, संस्कृत भाषा में लिखी हुई पहली पुस्तक है, ठीक है। और इसका संबंध जो है, पहली राजतरंगिणी है, इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। तो ये ऐतिहासिक ग्रंथों में ये 2 किताबें होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरी किताब कौन सी है, तो उसमें आ जाती है आपकी चचनामा। चचनामा जिसके लेखक हैं, यह माना जाता है अली अहमद को। ये किस भाषा में है? ये फारसी भाषा में है और इसमें सिंध, मतलब ये जो अरब आक्रमण हुआ था, सिंध पर अरब आक्रमण का वृत्तांत दिया गया है। ये 712 ईस्वी की बात थी जब पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था। उस टाइम की कहानियां बताता है। तो चचनामा में किसके बारे में बताया गया है? चचनामा में बताया गया है जो अरब आक्रमण हुआ था, जिसके लेखक माने जाते हैं अली अहमद। इसमें एक और बुक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी
अष्ट अध्याय या अष्टाध्यायी कहते हैं। इसके जो लेखक है वो है पाणिनि।